नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ आवारा मसीहा जीवनी लेकर, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी के प्रथम पर्व के संपूर्ण भागों का वाचन पूर्ण हो चुका है और द्वितीय पर्व के भाग 1 से लेकर 11 तक का वाचन भी पूर्ण हो चुका है। इनका वीडियो आप मेरे चैनल से प्राप्त कर सुन सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे द्वितीय पर्व का भाग 12। रामेर सुमति के बाद उसने पद निर्देश लिखना शुरू किया। पहले की तरह प्रतिदिन जितना लिखता जाता उतना ही दफ्तर में जाकर योगेंद्र नाथ को पढ़ने के लिए दे देता। यह काम प्रायः दास ठाकुर की चाय की दुकान पर होता था। टिफ़िन के समय सभी लोग वहाँ चाय पीने जाते थे। कभी कभी बातचीत इतनी लंबी हो जाती थी कि टिफ़िन का समय बीत जाता। देर से आने पर सिंघल देशवासी वृद्ध सुपरिटेंडेंट किंचित मुस्कुराते और कहते, अच्छा, तो आप दोनों फिर देर से आए। दोनों लज्जा से गड़ जाते। 2-3 दिन तक भले आदमी के तरह समय पर लौटते, उसके बाद फिर देर होने लगती। लेकिन दफ्तर में भले ही देर हो जाती हो, रामेर की सुमति के साथ साथ शरद की सुमति भी अब लौट आई थी। नई कहानी पद निर्देश उसकी दृष्टि में रामेर सुमति से भी अच्छी थी, लेकिन योगेंद्र नाथ के विचार में उसका अंत ठीक नहीं था। राधा कृष्ण के विशुद्ध प्रेम का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, शरदा, आप कहते हैं कि आप वैष्णव हैं। सोचता हूँ वृंदावन के उन चिर किशोर किशोरियों की प्रेम लीला की बात, जहाँ इंद्रियों का कोई संपर्क ही नहीं। आप में जैसे लिखने की क्षमता है, उससे लगता है कि आप बहुत अच्छी तरह उस भाव का चित्रण कर सकते हैं। शरद ने उत्तर दिया, तुम लोगों की जैसी रुचि है उससे तो कहानी और उपन्यास नहीं लिखे जा सकते। सब कुछ को तो तुम धर्म, मर्म और कर्म की दृष्टि से देखते हो। सरकार बोले, आप लेखक हैं और मैं पाठक हूँ, हमें भी तो अच्छी लगनी चाहिए। गंभीर होकर शरद ने उत्तर दिया, हाँ, लगना तो चाहिए, पर लेखक में भी विचार करने की अपनी क्षमता होती है। अनेक लोग अनेक तरह की उल्टी सीधी बातें कहना चाहते हैं। 5 जनों के मुंह से मतामत लेकर क्या कम हो सकता है? दुनिया ऐसे नहीं चलती। बात कुछ अधिक तेज हो गई थी। योगेंद्र ने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद कहा, यह बात ठीक है सरदा, लेकिन यह बात और भी ठीक है कि किसी से पूछा जाए तो वह अपनी पसंद का जवाब देगा ही, बरसते कि वह एकदम खुशामदी ना हो। शरद मन ही मन तिलमिला आया। फिर भी यथासंभव गंभीर रहने की चेष्टा करते हुए उसने कहा, तो बताओ, तुम क्या करने पर खुश होंगे? योगेंद्र ने उत्तर दिया, वह तो मैं बता चुका हूँ सरदा, अब आपकी खुशी है, मुझे और कुछ नहीं कहना। अच्छा, देखता हूँ, कुछ कर सका तो। और शरद ने उस प्रसंग को वहीं समाप्त कर दिया। योगेंद्र समझ गए कि वह नाराज़ है। पास आकर बोले, शरदा, आप जिस प्रकार इस कहानी के अंत को मुझसे कहकर हल्के मन के हो गए, उसी प्रकार मैंने भी अपने मन की बात कही थी। इससे यदि सचमुच अन्याय हुआ है तो मैं उस बात को वापस लेता हूँ। आप अपने विचार में जो ठीक समझते हैं वही क्यों नहीं करते? शरद ने कहा, ना रे सरकार, कुछ अन्याय नहीं हुआ।
सोचता हूँ तुम्हारी बात खराब नहीं है। अच्छा देखा जाए अच्छा देखा जाएगा, क्या कर सकता हूँ। निश्चय ही कर सकोगे, निश्चय ही कर सकोगे। नहीं कर सका तो इसमें मेरा अपराध नहीं होगा। सरकार ने लिखा है, जिस दिन पूरी कहानी फिर से पढ़ने का अवकाश पाया तो लगा कि किसी ऐन्द्रजालिक स्पर्श से कहानी का अंत इस प्रकार परिवर्तित हो गया है और संपूर्ण कहानी इस प्रकार श्री संपन्न हो गई है कि यही कहा जा सकता है कि अनुपम पद निर्देश एक प्रेम कहानी है। हेम नलिनी और उसकी माता गुणेंद्र के आश्रम में आकर रहती है। यही हेम और गुणेंद्र में प्रेम होता है। दोनों एक दूसरे को हृदय से चाहने लगते हैं, परंतु गुणेंद्र ब्रह्म समाजी है। इस कारण हेम की माँ उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह अन्यत्र कर देती है। दुर्भाग्य से एक ही वर्ष के भीतर वह विधवा होकर फिर लौट आती है। माँ की व्यथा का पार नहीं। उसी व्यथा में से वह अपनी गलती पहचानती है और मृत्युशैया पर यह इच्छा प्रकट करती है कि गुणेंद्र हेम से पुनर्विवाह करके सुखी हो, लेकिन ना तो वह लड़की से कुछ कह पाती है और ना गुणेंद्र ही उसकी मृत्यु के बाद ऐसा कहने का साहस बटोर पाता है। इसी प्रकार उनके प्रेम और संकोच के बीच में एक अंतर्युद्ध चलता रहता है और अंत में वे दोनों वास्तविक प्रेम को महामहिमान्वित करने के लिए काशीवास करने चले जाते हैं। प्रारंभ में इस कहानी का अंत हेम गुणेंद्र के मिलन में हुआ था। उसी का योगेंद्र नाथ ने विरोध किया था। काफ़ी अंतमर्थन के बाद अंत में शरत ने योगेंद्र का सुझाव स्वीकार कर लिया। इसीलिए जब योगेंद्र काशी चलने का प्रस्ताव रखता है तो रोती हुई हेम कहती है, चलो, पर क्या यही तुम्हारी अंतिम आज्ञा है? इसे मैं सह सकूंगी। गुणेंद्र ने कहा, ज़रूर सह सकोगी, जब तुम यह समझोगी कि प्रेम को महामहिमान्वित करने के लिए विच्छेद ने सिर्फ तुम जैसी अतुल ऐश्वर्यशालिनी के द्वार पर ही आकर हमेशा हाथ पसारे हैं। वह अल्प प्राण शूद्र प्रेम की झोंपड़ी में अवज्ञा से नहीं गया है। तब तुम सह सकोगी जब समझोगी कि अतृप्त वासना ही महत प्रेम की प्राण है। इसी के द्वारा ही वह अमृत प्राप्त करके युग युग में कितने काव्य, कितनी मिठास, कितने अमूल्य आंसू संचित करके रख जाता है। जब तुम इस बात को निसंशय अनुभव कर सकोगी कि क्यों राधा का 7 वर्ष व्यापी विरह वैष्णवों का प्राण है, तब तुम सह सकोगी। हेम, उठकर बैठो, चलो आज ही तुम काशी चले। जो थोड़े से दिन बाकी हैं, उन दिनों की अंतिम सेवा तुम्हारे भगवान के आशीर्वाद से अक्षय होकर तुम्हें जीवन भर सुमार्ग में शांति से रखेगी। यह अंत योगेंद्र को ही अच्छा लगा हो, यह बात नहीं। सोरेंद्र मोहन ने भी इसकी प्रशंसा की और जब शरत ने योगेंद्र को यह बात बताई तो गदगद होकर उसने कहा, देखा ना, जो मैंने कहा था ठीक निकला। शरत ने उत्तर दिया, हाँ सरकार, तुमने ठीक कहा था। सचमुच हर समय अपना विचार ही निर्दोष नहीं होता। एक दिन सोरेंद्र के कहने पर शरत ने बड़ी दीदी के अंत की 2 पंक्तियां काट दी थीं।
हरि कृष्ण के कहने पर काशीनाथ का अंत बदल दिया था। अब भी योगेंद्र के कहने पर पद निर्देश का अंत दूसरे रूप में कर दिया। दूसरों के विचार उसे अंतर्मथन की प्रेरणा देते थे और उनके विचार या अस्वीकार को यह झूठी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाता था। अब्राहम लिंकन ने राष्ट्रपति पद से दिए गए अपने प्रथम भाषण के अंत में अपने मित्र सेवार्ड के सुझाव पर भावनात्मक अपील के कुछ शब्द जोड़ दिए थे। इन्हीं शब्दों को लोगों ने वर्षों तक याद रखा था। पद निर्देश का यह वर्तमान अंत ही सरल साहित्य की मूल भावना के पास है। उसका प्रेम सदा मिलन के अभाव में संपूर्ण और व्यथा में मधुर हुआ है। सूरदास की राधिका की तरह मेरे नैना विरह की बेली बई, सींचत नीर नैन के सजनी मूल पताल गई। स्वयं उसे यह कहानी रामेर सुमति से अच्छी लगी थी, लेकिन ऐसे लोग भी कम नहीं थे और जो भी नहीं हैं, जो यह मानते थे कि हिंदू समाज के विधि निषेधों द्वारा विपर्यस्त और विफल प्रेम की गहरी वेदना के बावजूद चरित्र प्रेम की दृष्टि से यह कथा रामेर सुमति के सामने फीकी पड़ जाती है। वे लोग इसके अंत से भी सहमत नहीं हैं, लेकिन साहित्य के क्षेत्र से बाहर एक वैज्ञानिक से उस कहानी को जो प्रशंसा मिली वह निस्संदेह बहुत ही उत्साहवर्धक थी। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बसु ने शरद को लिखा, सफलता कितनी क्षुद्र है, विफलता कितनी बड़ी। आपकी कहानी पद निर्देश पढ़ते पढ़ते डर रहा था कि इतने कष्टों के बाद आप सफलता का मोह नहीं छोड़ सकेंगे, किंतु खुशी हुई कि जो मार्ग बड़ा है वही दिखाना आप नहीं भूले। पद निर्देश का आधार उसकी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है, यह बात शायद ही कोई जानता था। प्रमथ को उसने लिखा था, पद निर्देश पढ़ी, कैसी लगी? क्या बहुत दिन पहले की एक गुप्त कहानी याद आती है? इसके बाद उसने एक और कहानी लिखी कि वह थी बिंदो का लल्ला। उसकी पूर्व कल्पना की झांकी उसके एक पत्र से मिलती है। राम की सुमति के समान प्रेम रहित बंगाली घर की कथा जिससे मनुष्य को शिक्षा मिले, ऐसी एक माला लिखने का निश्चय किया है। बंगाल का आदर्श अंतपुर क्या है, यही उसका प्रतिपाद्य विषय है। बिंदो का लल्ला एक कहानी लिखकर भेजी है। सोचा था तुम्हें दिखाऊंगा, किंतु समय नहीं रहा। अवश्य ही तुम्हारे भारतवर्ष के योग्य वह बिल्कुल नहीं बनी, बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए यमुना को भेज दी है। रामेर सुमति, पद निर्देश और बिंदो का लल्ला एक के बाद एक लिखी गई। इन तीन कहानियों को लेकर शरद ने बार बार अपने मित्रों को पत्र लिखे। उनसे उसकी उस समय की मनःस्थिति का पता लगता है। मैंने सोचा बिंदो का लल्ला आपको पसंद नहीं आएगी और छापने में आनाकानी करेंगे। बाद में मेरे खातिर अपनी हानि स्वीकार करके उसे छाप देंगे, इसी आशंका से पहले ही आपको सतर्क कर दिया। यदि सचमुच ही अच्छी लगे तो छापना। परिश्रम, रुचि और कला सभी दृष्टियों से पद निर्देश के सामने रामेर की सुमति का पद नीचा है, बहुत नीचा। मैंने एक पारिवारिक कहानी लिखने का निश्चय करके नमूने के तौर पर राम की सुमति लिखी। इसी प्रकार
हिंदू परिवार में जितने तरह के संबंध हैं, उन सबके संबंध में एक एक कहानी लिखकर पुस्तक पूरी करूँगा, लेकिन वह केवल स्त्रियों के लिए ही होगी। बिंदो का लल्ला पढ़कर देखी। वह प्रेम कहानी नहीं है, एकदम बंगाली घर की कहानी है। इसमें चरित्र है और उसका निर्वाह करने के लिए ही कुछ बढ़ गई है। कहानी समाप्त करके यदि पाठकों के मन में यह नहीं होता कि आह कितनी सुंदर है, तब तक कहानी क्या। राम की सुमति, पद निर्देश, बिंदो का लल्ला, सभी इस सांचे में ढली हैं। अच्छा, बिंदो का लल्ला पढ़कर यदि तुम मेरे मन में यह साहस पैदा कर सकी कि अगर वह तुम्हारे भारतवर्ष में भेजी जाती तो छप जाती, तो कोशिश करूँगा, यह वचन देता। जो स्वयं कहानियाँ लिखते हैं वे अच्छी तरह जानते हैं कि यदि राम की सुमति आसानी से लिखी जा सकती है तो पद निर्देश लिखने में अधिक साहस की आवश्यकता होती है। शायद सब नहीं लिख सकेंगे। अपनी समालोचना अपने आप कैसे की जा सकती है। फिर भी कलकत्ता और इस देश के लोगों के मत में दोनों कहानियाँ सुपरलेटिव डिग्री में एक्सीलेंट हैं। द्विजू बाबू ने कहा है, आदर्श रूप है। उसकी रचना प्रक्रिया, उसकी मान्यताएं, उसका दोहरा व्यक्तित्व, साहित्य सृजन के पीछे निहित उद्देश्य, सभी कुछ इन पात्रों में है। इन कहानियों में तत्कालीन बंगाल के प्रबुद्ध मानस को आलोकित कर दिया है। इस बात को वह समझ गया था और इसीलिए उसके भीतर सोया हुआ अहम उसके हीन भाव पर हावी हो गया था। प्रमथ के इस पत्र जैसे न जाने कितने पत्र उसके पास आए थे। बिंदो का लल्ला पढ़कर उसने लिखा था, इससे अच्छी कहानी बंगला भाषा में निकली है, इसमें संदेह है। तुमने लिखा है, यह अच्छी नहीं है। क्या खराबी है, मैं तो नहीं समझ पाता। भारतवर्ष को इसके प्रकाशित करने के गौरव से वंचित रखने को यह छल तुमने किया है। मेरा विश्वास है भारतवर्ष तो क्या, कोई भी पत्र इससे कहीं खराब गल्प छापकर धन्य हो सकता है। तुम तो कभी ठीक अर्थों में ग्रस्त नहीं रहे, सदा उदासीन रहे। फिर यह तीक्ष्ण अवलोचन दृष्टि, यह सूक्ष्म से सूक्ष्म विवरण कहाँ से पाया। अवाक हूँ। जो लिखा है सब जानता हूँ, पर कैसा सजीव, जैसे अपने घर कई घटना हो। महान तालस्ताय से उसकी साली तान्या ने कुछ इसी प्रकार पूछा था। मैं जानती हूँ तुम जमींदारों, पिताओं, जनरलों और सिपाहियों का चित्रण करने में समर्थ हो, परंतु एक प्रेम पीड़ित युवती के दर्द और एक माँ की भावनाओं को कैसे शब्द दे सकते हो, मैं नहीं समझ पाती। वह बेचारी नहीं जानती थी कि वह तान्या के प्रेम की व्यथा का हर क्षण साक्षी रहा है और स्वयं अपनी पत्नी में उसने नारी को एक पत्नी और एक माँ के रूप में पाया है। शरद भी न जाने ऐसी कितनी ही व्यथाओं का साक्षी रहा, कितने ही परिवारों के सुख दुख का भागी बना। प्रथम प्रेम की विफलता की कसक को मन में सहेजे उसने शांति को पत्नी के रूप में पाया और खोया, और फिर जीवन संगिनी हिरण्मयी की प्रेमिल छाया में उस आवारा और बाह्य व्यक्ति ने जीवन के नए अर्थ खोजे, परंतु वह अपने को छिपाने कई कला में इतने कुशल था कि लोग अंत तक उसे अविवाहित ही मानते रहे।
बहुत वर्षों बाद हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक जैनेन्द्र कुमार ने मनोतान्या के स्वर में लिखा, वह व्यक्ति जिसने पत्नी रूप में नारी को कभी नहीं पाया, प्रतिभा पाई, 62 वर्ष की बया पाई, स्नेह के लबालब भरी आत्मा पाई, फिर भी नारी को पत्नी नहीं पाया। ठीक उसी व्यक्ति के हृदय को जितना स्पंदनशील और संपूर्ण भाव से चित्रित किया है, वैसा क्या कोई गृहस्थ कर सका? इसी से इस वैरागी फिर भी संसार प्राणी के प्रति उत्कंठ जिज्ञासा से भर आया। अनुभव सभी को होते हैं, पर उन्हें अनुभूति में रूपांतरित करने की सक्षम पर्यवेक्षक दृष्टि के बिना कलाकार का जन्म नहीं होता। शरद के पास वह दृष्टि बचपन से ही थी। इन 3 कहानियों के अतिरिक्त उन्हीं दिनों उसने एक लंबा निबंध नारी का मुँह भी लिखा। चरित्रहीन की तरह एक लंबा प्रबंध नारी का इतिहास भी आग से जलकर भस्म हो गया था। उसी की स्मृति के आधार पर उसने इस निबंध की रचना की थी। धारावाहिक रूप में यह यमुना में छपने लगा, लेकिन लेखक के रूप में इस पर उसने अपना नाम नहीं दिया। इसकी लेखिका हुई उसकी बड़ी बहन अनिला देवी। इसी नाम से वह कुछ नारी लेखिकाओं की पुस्तकों की समालोचना नारी का लेखा भी लिख चुका था। इनकी चर्चा करते हुए उसने योगेंद्र नाथ से कहा, अपनी दीदी की कहानी जान पड़ता है मैंने तुम्हें नहीं बताई। यह लेख उन्हीं के नाम से प्रकाशित होगा। वह बहुत अच्छी तरह लिखना पढ़ना जानती हैं, लेकिन घर गृहस्थी में फंसी हैं, ऐसी चर्चा करने का समय नहीं पाती। यद्यपि इस निबंध पर उसका अपना नाम नहीं गया था, फिर भी अनेक परिचित और अपरिचित लोगों ने उस लेख की भावभीनी प्रशंसा करते हुए उसे लिखा। उसकी भाषा और शैली दोनों से ही पाठक अब खूब परिचित हो गए थे। उसका विचार इस प्रकार के 12 मूल्य लिखने का था: नारी का मूल्य, धर्म का मूल्य, ईश्वर का मूल्य, नशे का मूल्य, झूठ का मूल्य, आत्मा का मूल्य, पुरुष का मूल्य, साहित्य का मूल्य, समाज का मूल्य, अधर्म का मूल्य, वैश्या का मूल्य और सत्य का मूल्य। कुछ दिन बाद सांख्य का मूल्य और वेदांत का मूल्य, 2 और मूल्य इस योजना के साथ जुड़ गए। योजनाएं बनाना वह खूब जानता था, लेकिन विरासत में मिली हुई अजगरी वृत्ति के कारण उन्हें कार्यान्वित करना उसने नहीं सीखा था। नाम प्रकट हो जाने का बहाना मिल जाने पर काम ना करना और भी सरल हो गया। हुआ यह कि जब द्विजेंद्र लाल राय ने नारी का मूल्य को अमूल्य बताते हुए उसकी बड़ी प्रशंसा की, तो प्रमथनाथ अपने को ना रोक सके। उन्होंने शरद का नाम प्रकट कर दिया। शायद उसी की ओर इशारा करते हुए शरद ने लिखा, सोचता हूँ लोगों ने मेरा नाम कैसे जाना। शायद फणी के द्वारा, शायद तुम्हारे द्वारा। यह अनिष्ट हुआ। अब क्या करूं, बताओ। इन मूल्यों में वैश्या का मूल्य और नशे का मूल्य सबसे अधिक रोचक होते। उन पर ही बंधु बांधवों की भीषण आपत्ति है। वह किसी भी तरह राजी नहीं कि ये दोनों मैं दीदी के नाम से लिखूं। सोचता हूँ एवोल्यूशन ऑफ आइडिया ऑफ सोल शुरू करूं, ठीक नारी का मूल्य के समान। फिर लिखा, कभी कभी इच्छा होती है कि आल्बर्ट स्पेंसर के पूरे समन्वयात्मक दर्शन की एक बंगला समालोचना नहीं आलोचना और आरोप के अन्यान्य दार्शनिक जो स्पेंसर के शत्रु मिल
शत्रु मित्र हैं उनकी रचनाओं पर एक बड़ा धारावाहिक निबंध लिखूं। हमारे देश की पत्रिकाओं में केवल अपने सांख्य और वेदांत, द्वैत और अद्वैत के अलावा और भी किसी तरह की आलोचना नहीं रहती। इससे यह बात एक बार फिर स्पष्ट हो जाती है कि वह खूब पढ़ता और सोचता था, लेकिन किसी भी कारण से ही 3 वर्ष बाद समाज धर्म मूल्य को छोड़कर वह और कोई मूल्य नहीं लिख पाया, कहानियाँ ही लिखता रहा। उनके लिए मित्रों का आग्रह तो था ही, आर्थिक आग्रह भी था। प्रकाशकों की राय थी कि निबंधों की अपेक्षा किसी तरह जोड़ जाड़ के 2-4 कहानियाँ लिख दी जाएं तो उनकी 1000 कापियाँ बिक जाएंगी। ये निबंध न लिखे जाने का एक और कारण बने विभूति भूषण भट्ट। जहाँ अनेक लोगों ने नारी का मूल्य की प्रशंसा की, वहाँ विभूति भूषण ने उसकी उतनी ही निंदा की। उन्होंने सुरेंद्र मोहन को लिखा, मिसेस पंकरस्ट के आदर्श सामने रखना दुस्साहसिकता है। मैंने बूढ़ी यानी कि निरुपमा देवी से इस स्त्री नामधारी उद्दत महापुरुष की अथवा स्त्रियों के स्वत्व की रक्षा करने वाले दानक किजोट की बातों का प्रतिवाद करने को कहा है। यह समाचार पाकर शरद बड़ा निरुत्साहित हुआ। उसने निश्चय किया कि वह इस प्रकार के निबंध नहीं लिखेगा। सुरेंद्र को इस बात की सूचना देते हुए उसने लिखा, पंटू अर्थात विभूति भूषण भट्ट को लिख दिया कि बूढ़ी इस संबंध में कुछ न लिखें। प्रतिवाद में सहन नहीं कर सकता, वह तो गाली गलौज करने जैसा है। यदि कुछ कहना है तो बातचीत में कहो, उसमें सुविधा रहती है। दोनों पक्ष एक दूसरे को गलत नहीं समझते, शंका भी समाप्त हो जाती है। यद्यपि उसने अपने एक मित्र को कहा था, सब मेरे कथा शिल्पी की प्रशंसा करते हैं, परंतु मैंने नारी का मूल्य प्रबंध अपनी कहानी में कम दर्द के साथ नहीं लिखा। फिर भी नाना कारणों से मूल्य लिखने का निश्चय उसे यहीं समाप्त कर देना पड़ा। इसे साहित्य का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। यहाँ ये भाग पूर्ण होता है। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।